मानते हैं कि अच्छा रिलेशन हो ही नहीं सकता है। उनका मतलब बड़ा पेसिमिस्टिक है। बेल हुक्स की एक किताब है, तो उस किताब में बेल हुक्स बड़ा पॉजिटिव में वो लिखती हैं। तो जब वो पॉजिटिव रूप में लिखती हैं तो उस किताब की समीक्षा जो व्हाइट लोगों द्वारा किया गया, तो उस समीक्षा को वो किताब का नाम है ऑल अबाउट लव न्यू वर्सन। ये बेल हुक्स की किताब है, ऑल अबाउट लव न्यू वर्सन। ये किताब आप जरूर पढ़ें, ये पीडीएफ में उपलब्ध है, अगर नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। ये किताब लव और रिलेशनशिप के बारे में, उससे ओपननेस के बारे में भी इसमें काफी चर्चा है। ये जो कोटेशन वहां पर मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, ये बेल हुक्स के उसी किताब से लिया गया है कि कैसे लड़के छुपाते हैं अपनी बात को, लड़कियां भी छुपाती हैं, उनको बचपन में ही ट्रूथ टेलिंग अपने बारे में बताना चाहते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। लड़कों को इसलिए मना कर दिया जाता है, उनमें एक समंती पुरुष का भाव कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करना चाहिए, तो उसको एक डोमिनेंट, जिसको पियरे बोर्दू बोलता है कि मेल आर डोमिनेटेड बाय देयर ओन डोमिनेंस। वो अपने ही डोमिनेंस की भावना से पूरा आक्रांत रहते हैं कि रोना नहीं है, मुझे मर्द बनना है, नहीं तो मजाक उड़ा दिया जाएगा मेरा। तो वो अपनी कमजोरियों को, vulnerabilities को कभी नहीं बताते और उसको दबा देते हैं। तो इसके बारे में वो बेल हुक्स लिखती हैं उस किताब में, है। और वो बताती है कि लड़कियां भी, उनको भी सिखाया जाता है कि अपने किसी के बारे में वो बदसूरत भी लग रहा है तो उसको बदसूरत मत बोलो किसी पुरुष को, उसको खुश करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। इसलिए एक मुखौटा ओढ़ का, जिसको रिबिया करके एक नारीवादी हुई थी 1932-40 के करीब में फ्रांस में, तो उन्होंने भी लिखा कि वुमेन वियर से मास्क परेड, हमेशा वुमेन मास्क पहन के रहती, क्योंकि वो अपनी सच्चाई बता दे तो दुनिया में उलट पुलट हो जाएगी। औरतों जो मर्दे के बारे में सोचती हैं, उनसे जितनी घृणा करती हैं औरतें, उत्पीड़ित वर्ग होने के कारण, मर्दों द्वारा सताए जाने के कारण, स्त्रियां जितना घृणा अंदर अंदर करती हैं, भीतरी घृणा, अगर वो प्रकट कर दें तो मर्द लोग शर्म से डूब जाएंगे अगर उनमें शर्म होगा, या वो औरतों के पीछे अगर क्रोधित होंगे तो पड़ जाएंगे। तो सच्चाई नहीं बताती हैं, वो चीज बोलते हैं, उनको खुश करने का कोशिश करते हैं जो उनको नहीं भी अच्छा लगता है। मर्द को खुश करने के लिए अनिच्छा से, मैंने देखा है कि कोई उसको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर भी सेक्सुअल फेवर कर देती है, उसका मन नहीं है, मूड ऑफ है, फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो खुश करने, उसको अपनी इच्छाओं को दबाना ही सिखाया जाता है। तो अपने मन को वो दबाते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसको फ्राइड वगैरह रिप्रेशन बोलते हैं कि दबाना, अपने भावनाओं को करना। तो ये एक कॉमन फेनोमेनन है। और इसी के बारे में ये लेलिन भाई ने पूछा है कि भारत में एक तरफा प्यार चलता है, लड़के खुद को नकार दिए जाने के भय से कुछ बताते नहीं है, क्या यही पुरुषवादी मानसिकता काम करती है? हाँ, बहुत हद तक ये काम करती है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, आपकी बात सही है कि ये कुछ हद तक पुरुष जो है एक मोनोलिथ, एक होमोजीनियस, एक रूप, एक जैसा कैटेगरी नहीं है। जब आप पुरुष की बात करते हैं, कौन से दलित पुरुष का अलग प्रवृत्ति है, वो दबाया हुआ है, वो हीन भावना भी रहता है, वो अपने आप को अधूरा पुरुष मानता है, उसको स्वर्ण पुरुष जैसी सत्ता प्राप्त नहीं है। तो दो प्रक्रिया होती है, या तो दब्बू बन जाता है, जिसके बारे में शैली किरण जी ने भी अपने एक पोस्ट में लिखा कि उसको उसकी माँ बहनें दब्बू होना सिखाती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि ये बहुत बदमाश होकर बलात्कारी ना हो जाए। तो वो बहुत, उसको घर में प्रशिक्षण मिलता है। या तो बहुत बदमाश, जिसको लंपट सरवारा बोलता है, मार्क्स वगैरह, वैसा बन जाता है, बदमाशी करने लग जाता है, गुंडा। तो वो दो एक्सट्रीम में चले जाता है, या तो दब्बू बन जाता है, नहीं तो अपराधी प्रवृत्ति का क्रिमिनल वगैरह निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि इसको एक स्वर्ण पुरुष बहुत एरोगेंट, अभी आपने हाथरस में देखा किस तरह ठाकुरों ने, राजपूत जाति के लोगों ने एक दलित वाल्मीकि, जिसको कहा जाता है, एक दलित लड़की के साथ जो किया, वो सबके सामने कितना क्रूर और किस तरह का वो एक एरोगेंट और डिमोरलाइज करने के, बलात्कार को एक किसी को डिमोरलाइज और मनोबल तोड़ने के टूल और औजार के रूप में, जैसा कि भौरीबाई राजस्थान की थी, उसके साथ भी वैसा किया था। तो पुरुष में कोई होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, तरह तरह के पुरुष हैं एक तरफा, और नीचे लेवल पे इतना ज्यादा जो आप बात कर रहे हैं एक तरफा, ये जो मध्य जातियां हैं उनमें ऐसा हो सकता है, उच्च जातियों में ऐसा हो सकता है कि एक तरफा प्यार है, वहां समंती माहौल की वजह से खुल के अपने प्यार को, स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप में बिल्कुल ही खुलापन नहीं है, जिस खुलापन ओपननेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। और वहां पे प्यार भी हो तो बहुत वो कुंठित रूप से, फ्रस्ट्रेटेड रूप से वो सामने आता है,
लड़के बड़े कुंठित किस्म के हैं और फ्रस्ट्रेटेड किस्म। लेकिन जो नीचे लेवल पर इतने ज्यादा दुराव उराव नहीं है, आराम से लोग शादी कर लेते हैं। और उससे भी आगे, दलितों से आगे आदिवासियों का समाज और भी ज्यादा खुला है। वहाँ संस्थाएं हैं, घोटुल जैसी, माड़िया जैसी, आप जाएंगे गोंडों की संस्थाएं आदिवासियों का, अंदर तो उनका फ्री है। अपने मन मुताबिक अगर संथाल युवक चाहता है, युवती चाहते युवक से, तो वो शादी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपके प्रश्न का कोई एक तरफा एक रूप उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष के, क्या आप आदिवासी पुरुष पे वही कैटेगरी कसौटी लागू कर सकते हैं जो स्वर्ण पुरुष पे? तो बिल्कुल इसका जवाब है नहीं। इसलिए इसका जवाब एक जैसा नहीं हो सकता है। आदिवासी समाज अलग किस्म का है। हाँ, स्वर्ण समाज में और उसका वर्चस्व समाज और उसके नकल करने वाले जो ओबीसी समाज है, उसमें इस तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आप सही करते हैं। तो इसमें हम लोग बात ओपेननेस की कर रहे थे, और क्योंकि हम लोग अलग अलग मामले को नहीं कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी बोले हम कि डिप्रेशन ऑपरेशन संबंधित एक दूसरे से, रिप्रेशन डिप्रेशन सप्रेशन सब एक दूसरे से। हम जो कम्युनिटी के रूप में अपने समुदाय के स्तर पर जो भोगते हैं, उसके व्यक्तिगत अनुभव से नहीं काट सकते। तो रिलेशनशिप से ओपेननेस का जो मामला है, हमारे सामाजिक स्थिति से काट कर इसको नहीं देखा जा सकता है। हालांकि मेरी कोशिश थी कि जो व्यक्तिगत स्तर पे होता है उसी तक अपने आप को महदूद या सीमित रखूं, लिमिटेड रखूं। लेकिन ये संभव मेरे द्वारा भी ठीक से समझने और समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए। हाँ, भारत में ये भी प्रचलित है और सही प्रचलित है कि लड़का लड़की में दोस्ती नहीं हो सकती। और भारतीय सिनेमा भी इस मानसिकता को बढ़ावा देता है, इसलिए बढ़ावा देता है कि ये सच है। जो लड़का लड़की दोस्त हो सके, कोई भी चीज हवा में नहीं उत्पन्न होता है, उसके लिए परिवेश वैसा चाहिए होता है। तो भारत में ऐसा परिवेश ही नहीं है कि वहां पर लड़का लड़की में दोस्ती हो सके। इसलिए भारत की परिस्थिति में ये सच्चाई है कि दोस्त नहीं हो सकते। वो जो खुला वातावरण होना चाहिए जिसमें लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, जो संभव है, वो खुला वातावरण भारत में उपलब्ध कम से कम नहीं है। और वो वातावरण ऐसा होना चाहिए। यहाँ क्या है कि लड़की किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती है तो लोग समझते हैं कि ये हमसे सहमत है संबंध बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए। वो नहीं समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये लड़की हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है सोशल मीडिया पर, तो हमारे विचारों से प्रभावित हुई हो। वो विचारों से भी प्रभावित है तो उसको समझते हैं कि हमसे प्रभावित है ये। और सचमुच में ऐसा होता भी है कि विचारों से प्रभावित होना और व्यक्ति से प्रभावित होना एक ही होता है उस लड़की के लिए और लड़के के लिए। मानसिकता भी इसी किस्म की है और यही माहौल भी है, सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम मानते हैं ये आदर्श नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कोई भी किसी का दोस्त हो सके, लेकिन सच्चाई यही है कि जो वो ऐसा संभव नहीं है भारतीय समाज में। और ये सब सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। और जो लोग कि लड़का लड़की दोस्त होता है, इस पे चलते हैं, मैं भी चला हूँ और काफी लोग चलते हैं, तो मुझे पता चलता है इनको बाद में घाटा लगता है, उनको भी इस पे आना पड़ता है कि इसको दोस्ती मत मानो। कई मैं जानता हूँ कि स्त्रियां बहुत अच्छी थी, ओपन थी और आराम से लड़कों से दोस्ती करती थी, लेकिन उन पुरुषों ने इतना परेशान उनको किया कि वापस उनको भी उसी परंपरागत खांचे में आना पड़ गया। तो आप रियलिटी से, आदर्शवाद के नाम पे कि दोस्त होना चाहिए, नहीं भाग सकते। रियलिटी यही है कि दोस्ती फिलहाल भारत में संभव नहीं। सुभी लिख रहे हैं कि इमिटेटिंग डोमिनेंट नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द सेक्स एंड ब्यूटी आर एक्सट्रीमली सेल्फ हार्मिंग। बिल्कुल सही है। ये जो डोमिनेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिलेशनशिप के भी हमारा स्टैंडर्ड एक नहीं हो सकता है। जिस किताब की मैं बात कर रहा था, ये जो किताब है बेल हुक्स की किताब है, तो इस किताब की भी जो जब बुक रिव्यू में पढ़ रहा था, किताब के शुरू में आपको मालूम है कि बुक रिव्यू अगर दिया रहता है, तो वो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं देखा कि इस किताब की एक तो प्रशंसात्मक बहुत तारीफ भी की गई थी, और दूसरी तरफ जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस किताब के बारे में लिखा है, एक वार्म अफर्मेशन दैट लव इज पॉसिबल। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की समीक्षा का, रिव्यू का क्या मतलब हो सकता है कि ये इस किताब में ये सिद्ध करना था कि प्यार संभव है, रिलेशनशिप में प्रेम भी, जेन्युइन ऑनेस्टी और ओपननेस संभव है। सचमुच में इस किताब में ये साबित करने की कोशिश की गई। तो ये समझने वाली बात है कि भाई ये साबित करने का क्यों जरूरत हो गया।
भारत के आदमी को ये अजीब लग सकता है कि प्यार संभव है। प्यार तो संभव है, इतना प्यार यहाँ तो थोक के भाव से प्यार और रिलेशनशिप बनते हैं। सोशल मीडिया पे आने के बाद तो और ये सब फिनोमेनन बढ़ गया और काफी इस पे कविताएं वगैरह आती हैं कि अब ढेर उम्र में भी लोग प्रेम करते हैं, संबंध बन रहे हैं, उम्र का नाता नहीं है। तो ये बड़ा ओवर प्रोडक्शन ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है। और यहाँ पर लेकिन आप पश्चिम के समाज में देखेंगे, वेस्टर्न सोसाइटी में लव को इम्पॉसिबल माना गया। वहां माना गया कि इतना स्वार्थी आदमी है कि प्यार वार जो त्याग की हम लोग बात करते हैं, खुद को उत्सर्ग कर देना, यहाँ जो अभी भी भारत उसी मिडाइवल में जीता है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाता है कि अभी भी वही हमारे जो प्यार के आदर्श वगैरह हैं, अभी भी हीर रांझा वगैरह वाले हैं, जबकि हम आधुनिक युग में और मॉडर्न युग में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये समझते हैं हमारे यहाँ इतना सुनने को नहीं मिलती। लेकिन आप पश्चिम में जाएंगे, जब वहाँ के लव गुरुओं को जो अमेरिका के यहाँ पढ़ेंगे, तो वहाँ लगभग प्यार वगैरह को असंभव मान किया गया। अब तो लव शब्द का यूज भी नहीं किया जाता है, उसके बनिस्बत रिलेशनशिप शब्द का, मैं भी देखिएगा कभी भी लव अफेयर लव वगैरह नहीं यूज करता हूँ, रिलेशनशिप शब्द यूज होता है। रिलेशन संबंध है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल नीड है, आदमी चाहे भी तो वो खत्म नहीं हो सकता है। लाका जैसे मनोविश्लेषक भी बोलते हैं कि लव इज इम्पॉसिबल। इवन वो बोलते हैं कि वुमेन इज इम्पॉसिबल, वुमेन जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, औरत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहां कि लिखना पड़ गया किताब जानने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण मेरे अनुसार ये है कि सचमुच में लव जो ऑपरेसर क्लास है, उत्पीड़ित वर्ग है, जो ब्राह्मण है, सवर्ण है या जो व्हाइट है, उसके लिए संभव। क्योंकि व्हाइट के संस्कृति कहीं बोलबाला है, तो इसलिए माना जाता है कि संभव नहीं। लेकिन ब्लैक लोग अभी भी, क्योंकि उनका जीवन वैसा है कि वो लव को संभव मानते हैं, वो अभी भी मानते हैं कि कमिटेड लव, कमिटमेंट वगैरह जैसे शब्द बेमानी नहीं है। जबकि कमिटमेंट और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध प्यार, एक निष्ठ प्रेम, हीर रांझा वाला जो है, एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाना, और जो गाने वगैरह भी अभी भी यहाँ सूफी गाने इतने सुपर हिट हैं, इतने, जब पश्चिम में नहीं हो सकते ऐसे गाने हिट, वहां पर अभी वो सब पुराने मान लिए गए हैं मूल्यों को और माना जाता है। इसीलिए वहां देखेंगे कि ओपन रिलेशनशिप, पॉलीअमोरस की एक साथ कई लोगों से प्रेम, ऐसी ऐसी बातें वहां प्रचलित हो रही है। अब भारत में भी ये आ रहा है, ऐसा नहीं कि भारत इससे चूका है। जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं इस टाइप के बात करते हैं, और कई प्रोफाइलों में जब फेसबुक में जाएंगे तो ओपन, लेकिन मेरा यहाँ ओपननेस से अलग अर्थ है, वहां अलग अर्थ है कि एक से अधिक पार्टनर को एक ही साथ रखने को वो लोग ओपन बोलते हैं, और ये हो रहा है। लेकिन अब जो हम लोग हैं, दलित बहुजन लोग हैं, जो उसके लिए क्यों संभव नहीं? रिलेशनशिप में भी वो करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप है उसमें भी अपना आपको बताएंगे कि ये लड़का हम पर बहुत मर रहा है, मेरे इतने लोग मेरे ऊपर मरते हैं लेकिन फिर भी तुमको चाह रहे हैं। या कोई पुरुष बोलता है कि तुमसे पहले जो मेरी प्रेमिका रह चुकी इतनी अच्छी थी, वो आपको ईर्ष्या में डालता है, माइंड गेम, जेलसी में डालता है, ताकि करीब आ जाए, आप फ्रस्ट्रेटेड नीचे फील करें और उसको पकड़ लें, इनसिक्योर फील करें और उसकी तरफ से ही बने रहें, उसके फेवर को चाहने के लिए आप नीचे झुकते चल जाएं, समझौते करते। तो इस तरह का रिलेशनशिप ओपन नहीं होने के कारण ऐसा होता है कि वो अपनी चीजों को छुपा, लेकिन अंततः चीजें छुपती नहीं है, प्रकट हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसको वो बेवफा बोलता है। जबकि मैंने पाया कि रिलेशनशिप में बेवफा आदमी सबसे ज्यादा वफादार होता है। एक रिलेशनशिप में कौन आदमी रिलेशन छोड़ के चला जाता है? कौन आदमी उसको नहीं चाहता है? तो वो आदमी नहीं चाहता है जो रिलेशनशिप से फ्रस्ट्रेशन मिल रहा है, दुखी मिल रहा है, धोखा मिल रहा है उसको, तो वो क्यों चाहेगा? वो रिलेशनशिप से एग्जिट कर जाता है। तो ये आदमी उसको बेवफा, क्योंकि और कौन उसको बनाए रखना चाहता है? जो उससे लाभ, जिसको फायदा उठा रहा है, एक आदमी को इमोशनली और फाइनेंशियली इवन एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो तो बनाए रखना चाहेगा, वो तो रिलेशनशिप से भागना नहीं। वो तुरंत पैर भी, कितने लोग सताते हैं, मारेंगे पीटेंगे, और हम देखते हैं एब्यूजिव रिलेशन में, और जब लड़की उनको बोलेगी, शिकायत करेगी, तो पैर पकड़ लेंगे, क्षमा, मेरा अपने होश में नहीं रहता, मैंने तो शराब पी लिया था तो इसलिए था। और लड़कियों को भागने भी नहीं देते, उसको सताते रहते हैं। एब्यूजिव रिलेशनशिप में कई लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भाई तुम इतने मार पीट क्यों बर्दाश्त की, अरे तुमको निकल जाना चाहिए था क्या? लड़की के पास विकल्प नहीं है आज आधुनिक युग में, वो भी चाहे तो नया रिलेशन उसको मिल जाएगा, लेकिन ये भागने ही नहीं देते। ऐसे लोग बड़े प्रीडेटर किस्म के होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, जोंक की तरह चिपके, क्योंकि उनको फायदा है। और लड़की को ताना कि भागेगी तो इसको बेवफा
सोनम गुप्ता बेवफा ऐसा उसको दुष्प्रचारित करेंगे। इसलिए ऐसे गाने भी अल्ताफ रफा के इतने पॉपुलर हुए, तो इसका कारण यही पितृसत्ता मर्दों का ही रुख है कि वो बेवफा, उसको ताना तो लड़की डरती है कि उनको बदनाम करेगा बेवफा, या इमोशनली नैतिक रूप से उसको गिल्ट में डाल देते हैं, फीलिंग में डाल देते हैं। तो ऐसे में जो रिलेशनशिप में आपको चेक करना है, इसको ओपननेस चेक मैं बोलता हूँ कि आप देखिए कि वो ओपन है कि नहीं। अगर ओपन नहीं है तो वो सेल्समैन है, वो दलाल है, वो आपका जोंक है, वो लीच है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है आपको एनर्जी का। ऐसे रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो निकल जाना चाहिए, जितना जल्दी। दुख होगा, हम लोग पास्ट में इतना आसान नहीं होता है, एलिजियंस हो जाता है, जिसको पावलो गेस्टाल्ट बोलता है। बिल्कुल सही बोला आपने कि ये एब्यूसिव, ये माफी और ग्लानि पे टिके रहता है कि वो माफी मांग लेता है और इसको ग्लानि लगता है कि कैसे इसको छोड़ दें, इतने दिन इसके साथ रिलेशन में। तो उसके तमाम एब्यूज अत्याचारों को, इमोशनल अत्याचार हो चाहे फिजिकल अत्याचार हो, दूसरा पार्टनर सहता चाहे। तो हमारे समाज में पितृसत्ता होने की वजह से प्राय ये सहने का काम स्त्रियां करती हैं। कुछ कम अपवाद रिलेशन होते हैं जिसमें पुरुष भी सहता है, और खासकर उसमें जिसमें स्वर्ण स्त्री और पुरुष दलित हो, तो वहां कास्ट की वजह से पितृसत्ता दब जाती है और कास्ट डोमिनेट कर जाता है जेंडर के ऊपर, और कुछ पुरुषों को भी सहना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर में स्त्रियों के साथ होती है कि वो माफी मांग लेता है पुरुष, और ग्लानि के कारण कि बेवफाई नहीं करनी चाहिए, इतना दिन का साथ है वो सब सोच। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरा कहना है आदमी को ओपन होना चाहिए और ओपननेस चेक करना चाहिए कितना ओपन है मेरे साथ, ये सब बात बताता है कि नहीं। और ये सब कुछ नहीं कि तुमको मेरे पास्ट के बारे में मतलब नहीं होना चाहिए, भूल जाओ, तो ये भूलना नहीं चाहिए। मैं इस पर एक उपन्यास इसीलिए लिख रहा हूँ कि कैसे पास्ट को छुपाना सही नहीं होता है। मैं इस पे एक नोवेल ही लिखने जा रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि ओपननेस होना चाहिए मेरा मानना है। कुछ सर्टन सिचुएशन आपको बताया जिसमें ओपन हो जाने से, जैसे कैंसर के मरीज से कैंसर की बात छुपाता है, उन्हीं कुछ अपवाद कंडीशन में ओपननेस से बचा जा सकता है, माफ किया जा सकता है कि ओपन नहीं। उसके सिवा जनरली ओपननेस इज ए मस्ट। ये सब कुछ नहीं चलेगा कि पास, क्योंकि ओपननेस शर्त है, प्री कंडीशन है इंटीमेसी का। ओपननेस के बगैर अंतरंगता संभव नहीं, और ओपननेस का मतलब सेक्सुअल होना नहीं होता है, 10 पार्टनर बनाना नहीं है। ओपननेस का मतलब इंटीमेसी से कि आप अपने आप को कितना शेयर कर सकते हैं उससे, और जितना ही अपने लाइफ को आप शेयर करते हैं, आपका जो रिलेशनशिप उतना ही अंतरंग होता है। जितना ही उसमें खुलेपन होता है, उतनी ही सांस लेने का रूम, स्पेस। इसीलिए अक्सर बात होती है कि भाई इसमें स्पेस नहीं है, घुटन हो रही है इस रिलेशनशिप में। तो वो इसीलिए होता है कि वो बहुत सेक्रेटिव होता है। उसमें एक आदमी, जिसको जेपी शास्त्र बोलता है कि एक आदमी दूसरे को खा जाता है, उसको जीने ही नहीं देता उसका। इसीलिए ये इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप में। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम एक दूसरे में डिपेंड करने लग जाते हैं एक रिलेशनशिप में, एक की खुशी दूसरे की खुशी हो जाती है, एक साझापन बन जाता है, कोई चीज अकेला नहीं रह जाता है, पूरा वजूद साझा हो जाता है, खुशियां साझी हो जाती है। एक आदमी कोई चीज अचीवमेंट करता है, उसको पुरस्कार मिलता है तो दूसरा खुश होता है, और दूसरे को मिलने से पहला खुश होता है। तो खुशियां गम भी साझे हो जाते हैं। उसको बीमारी होती है तो ये रोता है, चोट मुझे लगे तो दर्द उसे हुए, ये गाने आपने सुने होंगे, वैसा ही स्थिति। ये कोई गाना नहीं, सच्चाई भी है। तो लेकिन इसके बावजूद एक इंडिपेंडेंस भी होता है, एक आदमी के लिए जगह भी चाहिए जीने के लिए। तो इंटरडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच एक बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप में। इसी से ओपननेस का लिमिट तय होता है कि कितना ओपन। जहां पर बहुत ज्यादा ओपननेस का डिमांड, उसके स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस से समझौता करने, एक आदमी की अपनी इंडिपेंडेंस होती है, उससे समझौता, वहां ओपननेस का डिमांड नहीं करना चाहिए। लेकिन डिमांड वगैरह से चीज हट के खुद हो जाए अपनी इच्छा से। प्रेम तो जबरदस्ती की चीज नहीं है, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। शुक्रिया दिनेश जी। तो नहीं होना चाहिए ऐसा चीज। तो वहां पर खुद से एक खुलेपन, अपने आप को शेयर करने की भावना होनी चाहिए। जैसा कि एंटोनी के बारे में टोनी मोरिसन जो लिखती है, आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और कि खुद से एक समर्पण की, टोनी तुमसे मैंने सब कुछ शेयर किया, तुम मेरे लिसनर थे, तुमने मेरे सारे गमों को सुना, तुमसे बेहतर। तो ये जो सुनने सुनाने का जो रिलेशनशिप में एक होता है,
वो ये दौर बना रहना चाहिए। जैसे ये इसमें क्या होता है, मैं अपने उपन्यास के बारे में अपनी बात को समझाने के लिए बताना चाहूंगा। तो उसके पहले संजू जी का एक प्रश्न है, उसको लेते हैं, बड़ा दिलचस्प प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है मेरे पास। हाउ डू यू सी रिलेशनशिप ऑफ सिमोन एंड सार्tre? It is a decadent, bourgeois and very immoral relationship according to me. जब बुर्जुआ में मोरल क्राइसिस पैदा होती है, बुर्जुआ के अंदर, जैसा कि एंगल्स ने लिखा है परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति नामक किताब में, कि बुर्जुआ जो मध्यम वर्ग है, वो जो फ्रांस का बुर्जुआजी वर्ग था, वो उसमें मोरल वैल्यू का एक नैतिक संकट चल रहा था। फैमिली बिखर रही थी, फैमिली मूल्य, जब वो पारंपरिक फैमिली मूल्य जो एलिट, जिसको फर्स्ट स्टेट कहा जाता था, समंती, वो जो बुर्जुआ क्रांति हुई 1789 में फ्रांस में, उसके बाद वो नष्ट हो गए। उसके बाद ऐसा भी दौर आया 68 में, पूरा निराशा का माहौल, जिस जमाने में जी रहे थे, ये बड़ा एक निराशा, और विश्व युद्ध के बाद का पूरा यूरोप एक मायूसी में, विश्व युद्ध की जो अनास्था, इसलिए देखिएगा कि सार्tre नहीं, उसी युग में कामू भी है, अस्तित्ववादी व्यर्थता बोध से पूरा माहौल भरा हुआ था। इसी पर्सपेक्टिव में आप रिलेशनशिप को, पर्सनल को आप समाज से काट कर नहीं देख सकते। तो इस टाइम में एक नैतिक मूल्य का शिकार था, और जो एक निष्ठ वगैरह इतिहास के दौरान फैमिली मूल्य विकसित हुए थे, एक निष्ठ प्यार का जो कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था मानव सभ्यता के विकास के कारण, फिर से उसी प्रिमिटिव युद्ध विवाह, जब कोई यौन अराजकता थी, कोई किसी के साथ सोता था, ऐसा उसको सेक्स रेवोल्यूशन, सेक्स क्रांति जैसा उसको रजनीश भी करता है। डिकाडेंट, पतनशील जो मूल्य है, बुर्जुआ मूल्य, उन्हीं का प्रतीक है ये जेपी सार्tre और सिमन का जो रिलेशनशिप है। एक घटिया और बुरा रिलेशनशिप है, स्पष्ट रूप से इसको लेकर मैं काफी सुलझा हुआ हूँ। और ये डिकाडेंट, एक लेनिन की भी किताब है, युवकों से मेरी अपील, तो उस कहता है कि ये जो बुर्जुआ क्रांति तथा कथित जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन, और ओशो टोसो भी इसकी बात करता है, संभोग से समाधि की ओर, ऐसी घटिया किताबों में, तो वो ये सब बातें ये जो डिकाडेंट बुर्जुआ करता है, क्योंकि उसके जो संकट, उसके पास विकल्प नहीं है, और जो पारंपरिक मूल्य, एक मूल्य था वो नष्ट भी हो गया, विकल्प भी नहीं बना, तो ऐसे में एक यौन अराजकता का माहौल बन जाता है। पॉलीओमरस, जिसको ओपन रिलेशनशिप उसी को कहा जाता है। जेपी सार्tre और सिमन दी बुआ का रिलेशनशिप ऐसा था कि जेपी सार्tre ने सिमन को अलाउ किया, बल्कि प्रेरित किया कि तुम जाके मेरे दोस्तों के साथ संबंध बनाओ। ऐसा एक्सपेरिमेंट सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन और क्या नाम है, तेजी बच्चन वगैरह ने भी इंडिया में करना चाहा, और पश्चिम के नकल पर। तो उस तरह का, और तुम लिखना हमको अपने ये अनुभव, कि तुम्हारा अनुभव उस पुरुष के साथ क्या रहा, बताना, इतना ओपननेस। इसी तरह बर्ट्रैंड रसल एक था, उसने भी इस तरह का, मतलब देखिएगा, अनैतिकता को सही जायज ठहराने की कोशिशें हुई पश्चिम में, क्योंकि नैतिक मूल्य बिखर चुके थे। और इंडिया में तो ये स्थिति पहले से ही बेविचार को जायज, यहाँ तो वो देवता पूजा करता है जो बलात्कारी है, विष्णु की पूजा की जाती है, जिसने सतीत्व जब तक भंग नहीं होगा, एक असुर की पत्नी थी, उसके साथ तुलसी, उसके साथ बलात्कार किया, कि भाई तभी इसको हराया जा सकेगा। तो ऐसी चीजों को, इंद्र जैसे देवता है, स्वस्ति न इंद्रो करके जिसकी प्रशस्ति की जाती है, ऐसे मूल्य हैं जिसको बाबा अम्बेडकर ने कहा कि यहाँ नैतिकता का कोई मूल्य बोध ही नहीं है भारत में। तो इस तरह के संबंध यहाँ पहले से ही जायज ठहराए जाते रहे इंडिया में। तो वैसे संबंध को जेपी सार्tre वगैरह ने भी जायज ठहराने की कोशिश की। वही नहीं, जहां भी चले जाइए, यूरोप में एक नैतिक अराजकता का वातावरण पूरी तरह बना हुआ है। तो दो एक्सट्रीम एक साथ देखने को आ रहे हैं। वो एक विक्टोरियन मूल्य है, जहां पर अंगूठा भी दिख जाए तो पुरुष उत्तेजित हो जा रहा है, एकदम बोरा बना दिए गए, कोई खुलेपन नहीं है। स्त्री को पूरा, जिसका मजाक टाइटैनिक फिल्म में भी औरत ने उतारा है, कि एकदम बंधा हुआ मूल्य, औरत को पूरा गुलाम बना दिया उसके डिजायर पर, यौन इच्छाओं पर। एक ये आती है कि पूरा रिप्रेशन, जिसको डिस्कॉन्टेंट ऑफ सिविलाइजेशन में फ्राइड उद्धृत करता है, कि पूरा रिप्रेस सेक्सुअलिटी को एकदम दबा दिया गया। तो दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि एकदम यौन। तो ये अतियों के अलावा बैलेंस में पश्चिम का समाज नहीं जी सकता था, क्योंकि वो पतनशील एक डिकाडेंट सोसाइटी थी। इसका प्रमाण आपको इंग्लैंड में मिलेगा, जहां पर बर्ट्रैंड रसल की जो पत्नी थी, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि ये जो पढ़ाने के लिए, उसके बेटे को या बेटी को पढ़ाने के लिए, उसके संतान को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आता था बर्ट्रैंड रसल के संतान को पढ़ाने के लिए। लेकिन वो आदमी सेक्सुअली बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, शादी ब्याह नहीं हुआ था उसका, वो कुरूप भी था,
तो उसको कोई प्रेमिका भी नहीं मिली क्रूरता के चलते। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या पढ़ाएगा, उसका तो बहुत नकारात्मक है, तो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बर्टरांड रसेल और उसकी वाइफ का मानना है। तो उसने कहा कि तुम इसके साथ सो जाओ ताकि ये फ्रस्ट्रेशन, वही रजनीश वाले मूल्य, सब डिकाडेंट कुत्सित मूल्य, तो वो उसके साथ सो जाती है। वो लिखती भी है कि ये अनैतिक तब होता है जब इसमें मुझे मजा आया, मैंने इसको बस ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ के इसके साथ सोई कि एक आदमी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से बच जाए, मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, और ये भी एक अच्छा आदमी, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी बलात्कारी बन जाता है, जैसे काटजू जो बोल रहे हैं, ये सारे वहीं पश्चिम से नकल किए हुए मूल्य हैं जिसको ये काटजू फाटजू और रजनीश फजनीश दुहराते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, नैतिकता का मूल्य है, बुद्ध का मूल्य है। बुद्ध ने नैतिकता की जो बात की इसी तरह नहीं की, एक सम्यक आजीविका, वो सम्यक मूल्य बोध होना चाहिए। हम लोग जानवर नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य के रूप में हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, जो विकास हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है, सभ्यता का निर्माण हुआ है, तो इसीलिए हुआ है कि एक रेगुलेशन है सोसाइटी में। अगर ट्रैफिक नियम ना हो तो कितने एक्सीडेंट हो, तो इसको समर्थन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नाम पे पितृसत्ता को समर्थन किया जाए, किसी आदमी की जो वाजिब इच्छा है, जो यौन इच्छा, उसको दबाया जाए। तो ये अतियों में जिन्हें, जो भारत का समाज लेके अति है, एक तरफ बेविचार बलात्कार इतना है, तो दूसरा तरफ देखिए रिप्रेशन है कि जो जायज इच्छा भी है, जो घुलना मिलना अपोजिट सेक्स के बात में लेनिन जिसकी बात कर रहे थे, तो वो संभव नहीं है। तो ये अतियों वाला समाज है। तो इसमें इसी तरह, और यहाँ नकल भी किया जाता है। बर्टरांड रसेल ने जो कहा है तो उसका नकल किया मनु भंडारी नामक एक कहानी लेखिका ने अपने कहानी में, कि उसका शादीशुदा एक औरत है, टीचर है ना क्या है पात्र, तो उस कहानी में इलाहाबाद में उसका प्रेमी रहता है, पूर्व प्रेमी, तो वो शादी नहीं करता, उसके प्रेम में को ऐसा कुछ कहानी है। तो वो फिर जाके बुद्धि की तो फ्रस्ट्रेशन में मर जाएगा, तो कर्तव्य के रूप में जाती है कि तुम हमसे संभोग कर लो। तो इस तरह के मूल्य, या यह भी सच है जिसपे रजनीगंधा फिल्म मनु भंडारी की एक साथ दो दो पुरुषों से प्यार कर रही है, या अमृता प्रीतम का तमाम की साइड ले जानी इमरोर से एक साथ पे, तो पोली और मरी, ये फलाना ठिकाना, बहुत घिसे पिटे राजनीति और डिकाडेंट मूल्य है, इसमें कोई मतलब नहीं। इसको मैं खुलेपन नहीं मानता। मैं खुलेपन एक ईमानदार जिसकी बात ऑल अबाउट लव किताब में वो करती हैं बेल हुक्स, मैं उसको मानता हूँ, जिसमें कमिटमेंट होता है। हम लोग पशु नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं। हमें एक प्रतिबद्धता की बात होती है, विश्वास, आस्था, ये सब भी मूल्य मनुष्यों के अंदर होता है और मनुष्यता उसमें होती है। तो इस तरह की यौन अराजकता की बात करना, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात है। ये जो यौन संबंध बनाना सिर्फ संबंध बनाने तक सीमित नहीं हो कि उसके दूरगामी प्रभाव है। दूरगामी प्रभाव क्या है? फैमिली और बच्चों के जन्म से भी ये जुड़ा हुआ है, तो उसमें बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो जब चाहिए उसको तोड़ दें, जब चाहे जोड़ दें, ये मनमानी इसमें नहीं चल सकती। जिम्मेदारी, ये एक गिलास पानी, इसको भूख जो होता है, हम लोग रोटी खाते हैं, प्यास, उससे तुलना जो नहीं किया जा सकता है जो हमारे स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसको, क्योंकि उसमें बच्चों का डायमेंशन है, समाज कई कई डायमेंशन है, और ये इन्हीं कारणों से वो एक जिम्मेदारीपूर्ण, एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशन होता है, उसमें कमिटमेंट होता है। तभी तो खुलेपन की बात है, एक दूसरे को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रिटेंस नहीं कर सकते हैं। तो ये जय भीम कश्यप साहब एक, अब देखिए एक समय था कि लोग जो थे कपड़ा नहीं पहनते थे, इतिहास का ऐसा दौर गुजरा है, और कुछ अभी भी अंडमान में जारवा ओंगीज जनजातियां जो कपड़ा नहीं पहनती, तो इसके इन तर्कों के सहारे आप हम जो कपड़ा पहनते हैं, जो शहरों में जीते हैं, उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। हर चीज का एक संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, वो दिक काल यानी स्पेस और टाइम से जुड़ा होता है। हम किस स्पेस और टाइम से, तो आज हम अपने जो मूल्यों जिन सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, उसके जो मूल्य बोध हैं, उसको हम आदिवासियों को नहीं थोप सकते हैं। सिमिलरली उनके मूल्य के सहारे हम आज का जो डिकाडेंस है, बुर्जुआ का जो पतन है, उसको जो स्वर्ण और ब्राह्मण के समाज के अंदर जो व्यभिचार है खुलेआम, जो कि प्रहलाद चंद्र दास की कहानी में आप देखेंगे कि उन्होंने दिखाया है कि एक ही स्त्री का बलात्कार बाप भी करता है, बेटी भी करता है, बेटी का संबंध उससे भी, अपनी भाभी से भी है, एक ब्राह्मण घर का चित्रण। तो ये आम है, सवर्ण और ब्राह्मण के आम है, उसको बुराई नहीं माना जाता है। हजार प्रसाद द्विवेदी बोलते थे, ब्राह्मण एक
टीचर थे कि बेविचार माफ करने लायक है, ये कोई पाप नहीं है, माफ करने लायक है, तो उसको वो दंडनीय या किसी किस्म का ऑब्जेक्शनेबल यही नहीं मानते। तो उनका मूल्यबोध ही बिल्कुल अलग है। अब दामोदर सर से मैं सहमत हूँ, मूल्यों की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो पोली एंड्री हिमालयाज में है जौनसार, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, अब इतना मौजूद नहीं है। उसके बाद जो फैसिनेशन है, ये जो मध्यम वर्ग का बहुत ज्यादा फैसिनेशन है, उसका बार बार, जितने ये व्यापक नहीं है, 130 करोड़ की जो जनसंख्या भारत की है, उसमें मुश्किल से हजारों में जिनकी जनसंख्या, उसका बार बार चर्चा, उस पर बिंदिया में गीता जी ने पूरा विशेषांकी निकाल दिया। तो ये बहुत, वो जो कुत्सित चीजों के प्रति बड़ा लगाव है, ये बहुत कुंठित समाज है। इसको सेक्स वगैरह के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है। D.H. लॉरेंस ने सन्स एंड लवर में इसका मजाक भी उड़ाया कि ये करता कम है, इसको प्रेम लव मेकिंग बोल दी जाए तो वहां उसको कोई बोलता ज्यादा है। ओरल स्टेज में, जिसको फ्राइड बोलता है कि ओरल स्टेज, मौखिक स्टेज में ये जाके फिक्सेटेड है कि बोला लिख खूब रहा है, लेकिन वास्तव में इसको अपने पत्नी से प्रेम नहीं है, पत्नी या पत्नी को भी पति से कोई मतलब प्रेम, आपस में कोई जो वार होना चाहिए पति पत्नी प्रेम, बिल्कुल वो है लेन देन वाला ईगो मसाज का रिलेशन है, जो वार उष्मा देखते ही एक दूसरे को लिंगन जो हीर रांझा कर लेते थे, कहीं वो आत्मीय उष्मा नहीं है, लेकिन बातें खूब हैं सेक्स की। ये तो यही जो भार्गोमेनिया है, जो भर्बल इसके प्रति वो मैनिया टाइप का, इसको मैं कहना चाहूंगा। इसलिए ये जॉन सार पोली एंट्री वगैरह की बातें करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारे बिहार में भी जगह है मोतिहारी वगैरह, वहां एक थारू जनजाति पाई जाती है। कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम करके कंसेप्ट है कि कास्ट था, वही बाद में ट्राइब बन गया थारू, हारने के बाद राजपूत वगैरह लोग। तो थारू जाति में भी पोलियंड्री है, इसको खूब हवा दिया जाता है, बड़ा चटकारे लेके इसका वर्णन किया जाता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। और ये सब सिर्फ बुर्जुआ के पतन का, उसके नैतिक पतन का, इसको खूब बात करने में खूब मजा आता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और उसको मैं मजाक भी नहीं उड़ा रहा, क्योंकि मैंने बोला कि देश काल से निरपेक्ष नहीं होते मूल्य। मूल्य कोई ऐसा नहीं होता है कि जो शुरू से, ये हिस्टोरिकल होता है। और क्योंकि सवर्ण लोग हिस्ट्री में नहीं विश्वास करते परिवर्तन में, तो वो मानते हैं कि शाश्वत मूल्य है। प्रेम भी कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, ये इतिहास और कहाँ हम जी रहे हैं, कहाँ स्पेस जिसको कहा जाता है, कि कहाँ के आप अंडमान की बात कर रहे हैं या दिल्ली की बात कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। और इसको भी जो बुर्जुआ है कि देश काल पे निर्भर करता है, उसको बहुत स्ट्रीम में, एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव भी बना देता है कि कोई वस्तुनिष्ठता है ही नहीं, कोई मूल्य ही नहीं है, मैं हूँ अमृता प्रीतम तो मेरा अपना मूल्य, तो इतनी भी ज्यादा सब्जेक्टिविटी नहीं है। तो ये एक्सट्रीम में जीता है, एक तरफ बहुत शाश्वत बना देगा एक्सट्रीम में जाके कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, और दूसरी तरफ इतना ज्यादा परिवर्तन मान लेगा स्ट्रीम में कि अमृता प्रीतम में तो मेरा अपना मूल्य होगा। और वो ऐसी में वो कहानी लिखते जिसमें भाई बहन में ही जला वतन उपन्यास है, संबंध बन जाए, इंसेस्ट को भी जायज ठहरा देती है। ऐसा ये कोई अमृता प्रीतम ही नहीं है, हर जगह लोग हैं। अमेरिका की एक लेखिका है जिसने किताब लिखा इंसेस्ट हाउस, एनाइस नील, वहां पर भी इसको जायज ठहराने की कोशिश है। लेकिन आप मानेंगे कि इंसेस्ट जायज है, भाई बहन में संबंध बनने चाहिए? नहीं मानेंगे। ये जो मूल्यबोध, हम लोग समाज में जीते हैं, हम लोग मूल्यबोध से रहित नहीं हो सकते हैं। और ये जो मूल्य कमिटमेंट के जो जन्म लिए हैं, वो बने ही रहेंगे। तो मेरी बात तो अधूरी ही रह गई, इतना बड़ा एक टॉपिक है, ओपन टॉपिक है। कुछ टिप्पणी है शैली जी का, उसको मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आई एम एग्री मोर देन 100%, 200% मैं आपसे सहमत हूँ कि ऑपरेशन प्रेम कर ही नहीं। वो ठगी है, उसको आदत, ऑपरेशन बना ही इसलिए कि उसमें सर्टेन ट्रेट, जब आदमी ऑपरेशन करता है तो ऐसा नहीं उसका व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो ठग बन जाता है। तभी कोई ऑपरेशन बन सकता है जब वो ठगे किसी को जी, और ठगी वगैरह को छोड़ देगा तो ऑपरेशन कैसा, फिर तो वो मुक्त हो जाएगा ऑपरेशन होने से। वो उसको दिक्कत होगी, वो छोड़ के अपने सोसाइटी को, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको वो छोड़ देगा, जो कि बहुत कम संभव होता है। कुछ लोग वो छोड़ सके मास्क वगैरह, डी क्लास होना जिसको कहा जाता है, अपने क्लास से अलग हो जाना, लेकिन मोस्टली 99% संभव नहीं होता, अपने ही क्लास में रहता है। और जब तक वो अपने क्लास में है तब तक बिल्कुल प्रेम का अभाव ही, एक तरफ वो प्रेम है ही नहीं, तो उसको वो भटकाव रहता है, उसको लगता है ये नहीं तो ये अच्छा होगा, कोई नहीं, सब एक जैसे हैं। एक खुद उन्हीं का सवर्ण लेखक एक है, मोहन ताकेश ब्राह्मण लेखक है, उसने खुद लिख दिया आधे अधूरे करके
क्या पादे ये 5 पुरुष से सावित्री जो है, और ये सावित्री नहीं, वो थोड़ा औरत का विरोधी था, मोहन राकेश ब्राह्मण है तो स्त्री विरोधी होगा ही, तो इसलिए उसने स्त्री पात्र। इसको आप उलट भी दें कि कोई पुरुष है अलग अलग 5 स्त्रियों से प्यार करता है, तो अलग 5 नहीं है, सब एक जैसे हैं, एक भ्रम है, उसको अलग अलग समझना है। सारे ऑपरेटर एक जैसे, ठग एक जैसे ये होते हैं। तो सावित्री भी वहां एक जो पात्र है, जो नायिका है, शायद सावित्री ही नाम है, जानबूझ के उसने सावित्री, क्योंकि सावित्री सत्यत्व वगैरह का प्रतीक है, पवित्रता वगैरह का प्रतीक है, तो उसका मखौल, ये अपना ही मखौल उड़ाता है मध्यम वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। जब इसको सच्चाई पता चलती है तो हल्के में, पूरी सच्चाई तो नहीं व्यक्त करता मोहन राकेश भी, लेकिन एक गैप होता है किसी के भी रचना में, तो वो झूठ बोलते हुए कहीं कहीं अपने गैप में सच बोल जाता है, तो हल्का सत्य आप पाएंगे। तो उसमें ये है कि ये 5 पुरुषों से वो अलग अलग पुरुषों से प्यार करते उस नाटक में, और वो सावित्री है सोचिए, लेकिन वो 5 उसके पुरुषों से संबंध है, और वो एक वर्किंग वुमेन है, और काफी उसमें विडम्बना दिखाया गया आधे अधूरे में, लेकिन सब 5 पुरुष उसने दिखाए। इसीलिए जब ये मंचित भी किया गया नाटक, तो 5 पुरुष का रोल एक ही आदमी करता था, ताकि लगे कि सब एक हैं अंदर से। तो ये जो अलग 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 रिलेशन, क्या वो अलग है ही नहीं जिसको आप अलग समझ रहे हैं कि 2 पुरुष है, वो भी सेम टू सेम वही पुरुष है, उतना ही ठग, उतना ही मैनिपुलेटिव, उतना ही देह लेलुक, उतना ही शोषण के नियत से वो आ रहा है औरत के पास। इसीलिए औरतें फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि प्यार पॉसिबल नहीं है। और वो किताब जब बेल हुक्स लिखती है, तो पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स जो पूरे किताब का जब देखेंगे ये, तो उस पे ऊपर, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है किताब का, ठीक है, कि ए वार्म अफर्मेशन दैट लव इज पॉसिबल, न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू ऑल अबाउट लव। जब किताब लिखती है वो, तो बहुत आश्चर्य से न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि लव इज पॉसिबल ये किताब से। तो क्यों बेल हुक्स जो अश्वेत है, ब्लैक पे आते, वही ये किताब लिख पाते कि लव इज पॉसिबल। तो ऑपरेट के तरफ से ही ये, ऑपरेट ही प्यार को संभव बना सकता है। ऑपरेटर के संसार में ऑपरेट प्यार कर ही नहीं थे, उनके पूरे दुनिया में ही, जो उनकी दुनिया में प्रेम पॉसिबल नहीं, जिसको वो प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो गलत नाम दे देते हैं, मिसनोमर है, वो ईगो मसाज है, ठगना ठगाना है, परस्पर ईगो की संतुष्टि है। सीमन दी बउआ को भी कोई प्यार नहीं है जेपी शास्त्र से, न जेपी शास्त्र को। सीमन वो सच्चा नहीं, बिल्कुल नकली प्रेम वगैरह है। वो लेस्बियन भी थी सीमन दी बउआ, और तरह तरह का ये बनाती थी। ये भटकाव का प्रतीक है कि कहीं आपका इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप झूठ में जी रहे हैं, प्रिटेंस है। और जो रिविया लिखती है कि वुमेन्स वियर ए मास्करेड, मास्क पहनते हो, मास्क पहनी हुई है सीमन दी बउआ। इसीलिए देखिएगा कि एक तरफ लगता है कि पुरुषों का हत्या कर देगी, फायर बहुत रेडिकल नारीवादी है, सेकंड सेक्स किताब उसने लिखा, उसको पढ़िए तो लगेगा कि पुरुषों के कितने खिलाफ है। लेकिन जब जेपी शास्त्र को पत्र लिखते हैं तो अंत में लिखते है तुम्हारी दासी, वो दासी लिखती है उसको अपनी, दास भी अभी भी बनी हुई है, मतलब बहुत इसी सवर्ण नारीवादियों वाला हाल है कि गाली देंगी गलौज, और उसी के चरणों में लास्ट में, यानी सिर्फ एक पोस्ट में लिखा भी था शैली जी ने कि सिर्फ भड़ास निकालने के लिए कंगना रनौत जो ठाकुरिन साहिबा है, कंगना रनौत जी कितने पुरुषों के खिलाफ बोला, लेकिन बाद में बोला कि कोई रोल के लिए हम सो भी जाते थे। तो ये उनका हाल है समझौते का। और दूसरी तरफ इतना विद्रोह, तो सब कुछ झूठ है और सब कुछ अतियों में बटा हुआ है, सच्चाई का, बैलेंस का कहीं नाम नहीं है। इसलिए मैं आपकी बात से पूर्णतः सम्मत हूँ, पूर्णतः से थोड़ा ज्यादा ही सम्मत हूँ कि ऑपरेट की दुनिया में, इसीलिए जो भी जो उत्पीड़क के दुनिया में, सवर्ण ब्राह्मण की दुनिया में प्रेम संभव नहीं है, बटालवी के दुनिया में प्रेम संभव नहीं, तो सब नकली है। वो जो जितना लिखा है वो क्या लूला ना क्या उसका लूना, सब लूना, मतलब वो घटिया बिल्कुल। मैं तो पढ़ भी नहीं पाता उसको इतना, उसके लिए पंजाबी सीखा, लेकिन मैं जब पढ़ने लगा तो इतनी घृणा हुई पटालवी से, क्योंकि घृणित है उनका पुल का। वो सिर्फ ईगो, अहंकार के तुष्टि को ही प्रेम समझते हैं कि कोई आदमी को नचा रहे हैं अपने आगे पीछे, दिन रात हमको पूछ रहा है, प्यार में नाच रहा है, वो उनको ईगो को संतुष्टि देता है, उसी को प्यार समझ। अमृता प्रीतम का भी वही हाल है कि इमरोज उसके आगे पीछे कर रहा है तो उसको बड़ा इमरोज का प्यार सच्चा लग रहा है, गुलामी और वही ये प्यार समझ देते हैं। और इसमें कोई इनका परस्पर जो विश्वास है, ओपननेस है, एक दूसरे को बताना है, वो इनके अंदर नहीं है। तो मैंने भी अपने उपन्यास में यही लिखा है कि कैसे एक आदमी अपने बलात्कार वो करता है और 7 साल की सजा भुगतता है, रिजू केशव, और उसकी प्रेमिका है झूमा, तो वो उससे प्रेम करता है। तो झूमा को जब ये पता चलता है कि इतना बड़ा बात छुपा के वो जानती कि ये बलात्कारी रह चुका है, वो भी सजा काट चुका है, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं,
तुम एक ही का कानून तुमको 7 साल का सजा दे चुका है, फिर तुम दोबारा सजा दोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। ये सेक्रेट बताने, ये मेरा पास्ट है, पास्ट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, और मैं सजा ऑलरेडी काट चुका हूँ, उसके लिए मुझे ग्लानि है, मैंने दोबारा कभी बलात्कार नहीं किया, तुमसे शादी की है, वो सब बोलता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता, उसको छोड़ के वो चली जाती है। मैंने इसलिए लिखा, इसलिए ओपननेस जरूरी है। और अगर ये बात वो बता देता कि हम बलात्कारी हैं तो शादी नहीं करती, वो सेल्समैन वाला टेक्निक से काम किया कि इसको मत बताओ, वो बाद में जब देखता है उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि झूमा हमको छोड़ के नहीं बता पाएगी, तो रिजू केसो बताता है। मैंने जानबूझ के नाम उसका रिजू मत होता सरल, लेकिन वो बहुत कुटिल है, तो मैंने आरण्य में जैसे सावित्री नाम मोहन राकेश ने शिल्प के दृष्टिकोण से रखा, तो मैंने रिजू नाम रखा है, रिजू केशव। केशव मतलब कृष्ण की तरह बड़ा हूँ, रंगीला टाइप का इंसान है रिजू केशव। तो ये उपन्यास में इसी ओपननेस के ऊपर लिख रहा हूँ कि क्यों जरूरी है कि आप ठगते हैं, तो वो सोचता है कि लेकिन बच्चे होने के बावजूद झूमा उसको छोड़ के चली जाती है, मैंने उपन्यास में दिखलाया है। तो ये ओपननेस जरूरी है, क्योंकि आप अगर उस टाइम ही उसको बता देते तो आदमी आपसे शादी ही नहीं करता, और वो आपको माफ करेगा कि नहीं करेगा उस पर निर्भर है। आपसे कोई गलती हो गई है तो माफी के जूम करके मत रखिए, वो उसका अधिकार है, शायद वो माफ नहीं करता। मर्सी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, माफी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई हमको इसको माफ कर देना चाहिए था, अब तो मैं सुधर गया। अब सचमुच में भी सुधर गए तो उसको आप बताइए कि नहीं मैं बलात्कारी हूँ, और वो जानते बुझते आपसे शादी करता है तो कभी आपसे नाराज नहीं होगा, लेकिन अनजाने में कर लेता है, बाद में मालूम चलता है तो लाख धोखा, आपको छोड़ने में कष्ट होगा, आपसे बच्चे हैं, इतने दिनों का साथ है, साथ साथ जो नारियल पानी पीने की यादें हैं, उसको दुख है लेकिन फिर भी छोड़ देगा। बता दो, ये किसी के काम नहीं आता इस तरह का धोखा, वो आदमी को छोड़ के अंततः जिसको आप धोखा दिए आपको चला जाएगा। आप ठगते हैं तो इसमें ठगने वाला भी दुखी होता है, ठगे जाने वाला भी, इसलिए ओपननेस रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। यही मेरा अंतिम आपको संदेश है, और भी इस पे आगे बातचीत करेंगे। सारे लोग आए, दिनेश जी, संजू जी, दामोदर सर, नबीला जी आई, शैली जी बनी रही थ्रू आउट, उनको बहुत धन्यवाद। तू भी काफी इनपुट देते रहते, इसके सारे प्रश्न में नहीं ले पाता, इसने कुछ कमेंट भी किया है कि सीरीज ऑफ रेप वेयर वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव एंड दे डील विथ, इट वाज इम्पॉसिबल टू स्लीप, सफरिंग इज इलनेस अंटिल कास्ट इज एनहिलेटेड और एवरी लोअर कास्ट अपोज दिस डोमिनेशन इज अनइक्वल। बिल्कुल यही मैं बात कर रहा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं व्यक्तिवादी कि अपने समुदाय में कुछ हो रहा है आंख मूंद ले। आप कब तक आंख मूंदेंगे? जो भी जरा सा भी संवेदनशील है, गैंडे की चमड़ी नहीं है हमारी कि सब कुछ हो रहा है कोई फर्क ही न पड़े। तो ये हम अपने ओपननेस रिलेशनशिप को जो हमारे समुदाय का साथ होता है, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते। मैं सहमत हूँ। और एक नबीला जी का भी प्रश्न है, साहित्यिक मंच बंदिश लगाते कि जाति धर्म से जुड़ी रचना न भेजें। ये गलत बात है, सारी रचनाएं जाति धर्म से जुड़ी हुई है। ये जो कहना कि जनरल जाति के लोग लिखते हैं, ब्राह्मण वो जाति, उनके जाति के डोमिनेंस इसलिए उनको दिखता नहीं है, ब्लाइंडेड बाय देयर ओन डोमिनेशन, अपने डोमिनेशन द्वारा वो ब्लाइंड है। इसीलिए कभी भी मैं बोलता हूँ उत्पीड़क आदमी ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ज्ञान उसके हितों के खिलाफ होता है। अगर वो सच अर्थात देख ले तो वो जी नहीं पाएगा कि इतना क्रूर अर्थात हम इतने बुरे हैं, इसलिए वो सत्य को मानना ही नहीं चाहता है। ऑपरेशन का पहला विशेषता होता है डिनाइल ऑफ ट्रूथ, डिनाइल ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव ट्रूथ। जो शोषण का सच है उसको नहीं मानना चाहता, ये नहीं मानना चाहता कि मेरा पूरा साहित्य तुलसीदास से लेके जातिवादी है। तो ये मान्यता ही गलत है कि जातिवादी, जिसमें जीते हैं, कोई पानी में रहेगा तो पानी से अलग कैसे हो जाएगा? जिस समाज में रहते हैं उसमें जाति में है तो लेखन में नहीं। एक तरफ से लोग दावा करते हैं कि समाज का दर्पण है, दर्पण नहीं आएगा, वो जो समाज में है वो आएगा ही नहीं। स्ट्रीम में जीते हो, एक तरफ दर्पण भी बोलते हो, दूसरी तरफ मानने के लिए भी तैयार नहीं हो कि समाज चीज, तो हर जगह जाति है। वो जाति का जिक्र नहीं करना सबसे बड़ा जाति का सबूत है। मैंने अपनी एक कविता बुल्ले शाह में लिखा भी था कि बुल्ले शाह के लिए कास्टलेस होना संभव है, इसलिए ये सबसे बड़ा कास्ट होने का उसके अपर कास्ट, वो कास्ट का बात करने का उसको जरूरत ही नहीं। कास्ट के चलते जिसको तकलीफ होगा वो कास्ट का बात, पितृसत्ता का बात पुरुष थोड़ी करेगा, उससे तो उसको लाभ है, उससे तो उसको लाभ है, तो चुपचाप एकदम सामान्य नागरिक बना रहेगा। और स्त्री पितृसत्ता जिसको घाटा लगेगा वो बात करेगी तो बोल दिएगा कि ये पितृसत्ता, ये बहुत कॉमन आरोप है एकदम, इसका कोई वैधता नहीं है, बता दूं। और जो इतनी घटनाएं होती है उससे कैसे अछूता रह सकता है? बिल्कुल सही बोल रही है। और आपके नाम में ही सत्य लगा हुआ, आपने सत्य कथन बोला है नबीला जी, मैं पूर्णतः समर्थक हूँ नबीला साहिबा से कि धर्म और सारा सहित ही धर्म, और आप अपने कास्ट लोकेशन से और इससे नहीं बच सकते।
ये बहुत शुतुरमुर्गी भूमिका है कि हम लिखते हैं आपका भी कास्ट से रिलेटेड है, हमारा भी कास्ट से रिलेटेड है, कास्ट पे अत्याचार होगा तो उस पर लिखा भी जाएगा, किसी को मारिएगा वो रोएगा भी नहीं, दिल ही तो है दर्द से भर आए न क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। संगोखित नहीं है, किसी को मारिएगा पीटिएगा अत्याचार कीजिएगा तो उसका समुदाय रात भर लोग देखिए सुबह कितनी डिस्टर्ब है, अरविंद भाई कितने, हम सारे लोग बहुत डिस्टर्ब है हाथरस की घटना से, और कोई भी घटना आसपास में घटते में डिस्टर्ब हो जाता, किसी खास घटना की बात नहीं है, डे टू डे लाइफ में किसी खास घटना को ब्राह्मण मीडिया प्रमुख बना देती है, लेकिन डे टू में तो प्रतिदिन निराश रहता हूँ क्योंकि प्रतिदिन ऐसी घटना घटती है हमारे स्त्रियों के साथ, जो दलित समुदाय की स्त्रियां हैं वो हमारी स्त्रियां, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हमारी पत्नियां हैं, उनके साथ ऐसा होता है। हम कट इसलिए स्त्री पुरुष को अलग इकाई नहीं माना जा सकता है, दोनों के हित जुड़े हुए हैं एक कास्ट के होने के कारण काफी हद तक। घर के अंदर आके लड़ते हैं, पेट्रियार्की दिखाता है कोई तो उसका विरोध होना चाहिए, वो है, लेकिन हित कहीं जुड़े भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो हाथरस में घटना हुई तो उसके माँ बाप दुखी नहीं होंगे, पुरुष के रूप में है तो पितृसत्ता का ये कर देंगे, वहां सभी लोग दुखी है हम लोग। और ये जो बात करता है वो ढोंगी है बहुत बड़ा, जो बोलता है कि जात से हटके जो भी हम लिखेंगे वो जात से संबंधित, हमारे पीड़ा से संबंधित होगा, हमारे सरसन हमारे लड़ाई से भी संबंधित होगा। सिर्फ पीड़ा 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 की बात का भी एक जाल सवर्ण खड़ा करता है, लड़ाई की भी बात होनी चाहिए, जैसे कि दामोदर मौर्य की कहानियों में लड़ाई की बात थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि लड़ना है, मोर्चा लेना है, सिर्फ रोना नहीं है, पीड़ा ब्रूटलाइज एंड ट्रोमेटाइज बॉडी की सिर्फ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ लड़ भी सकते हैं। मनुष्य है, हमारे अंदर ताकत है, और दलितों के अंदर एक टाइनी छोटा ही सही मध्यम वर्ग तैयार हुआ है, बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और ओपनली, और ये ओपननेस इसलिए हम बोले कि ये रिलेशन स्त्री पुरुष का नहीं, ये ओपननेस हमको जो समाज से जो संबंध है दलितों का, जो व्यापक समाज, वहां भी ओपन होना होगा। हम लोग अपनी पीड़ा छुपा लेते हैं कि बोलेंगे तो जातिवादी, उल्टा हम ही लोग को रिवर्स कास्टिज्म फालतू मिथ टाइप से करके हम ही लोग को जातिवादी, लेकिन फिर भी हम लोग को ओपन होना चाहिए, ओपनली खुला होना चाहिए। आप देखोगे मैं भी एज मच ओपन जितना पॉसिबल होता है उतना खुलेआम स्पष्ट में बात करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी की कोशिश, तभी आदमी, जो आदमी दुख को खुलेपन से नहीं भोग सकता उस सुख भी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे सुख भी बड़े हैं और दुख भी बड़े हैं, तो खुले आदमी के दुख भी बड़े होते हैं, कहीं खुलेपन से वो दुख को देख पाता है तो खुशी भी लेकिन हो पाता है ईमानदारी के कारण। एक ढोंगी नकली आदमी, उसकी खुशियां भी नकल होती हैं। तो ओपन होने का फायदा ऑनेस्ट रिलेशनशिप में, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस लव until we are honest, earnest and open। तो इसी के साथ साथियों को जय भीम, जय कारवां, जय परसमानता। सावित्री बाई को खास स्नेह है इसलिए मैं जय सावित्री बोलता हूँ हमेशा, और सावित्री बाई जैसी हमारी स्त्रियां हो, दलित बहुजन, फूलन देवी जैसी हो। एक गॉन विद द विंड फिल्म आई थी, मैं उनको गन विद द विंड कहता हूँ, जिसके हाथों में बंदूक है, मेरी आदर्श है फूलन बाई। उसको सोशल बैंडिट या बैंडिट करके एरिक हॉफमैन नामक एक मार्क्सवादी इतिहासकार ने लिखा भी कि हमारे समाज के नेता हैं जिसको ये लोग बैंडिट बोलते हैं, वो हमारे नेता हैं, लीडर हैं। फूलन देवी, नाम तो फूलन है लेकिन वो वर्ग से अधिक कठोर है, वैसी स्त्रियों को बनना होगा। और हिंसा एक बहुत बड़ी लिबरेटिंग फोर्स है, मुक्तिकारी फैनन बोलता था, और इससे हम लोग बच नहीं सकते। हम लोग को अपने आप को पावरफुल बनाना है और हिंसा से हम लोग बच नहीं सकते, यही हम लोग को लिबरेट करेगा। अब समय आ चुका है कि हाथरस पे रोना गाना छोड़ के हम लोग ताकतवर बने। जय भीम।